अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। 6 अप्रैल बृहस्पति सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम दे रहे होंगे। हंगामा आराई जारी है, मुल्क में हिजानी सी कैफियत है। कहीं तो है जो कुछ बहुत हो रहा है और लग यही रहा है कि इमरान खान को सियासत से मुकम्मल आउट करने की तैयारियां चल रही हैं। पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म है, होटलों में कमरे बुक हैं, करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, चल रहा है। खामोश है तो कौन खामोश है? यहाँ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्यों कुछ काम नहीं किया जा रहा? आखिर ये पाकिस्तानी सियासत को मजीद गंदा करने की तरफ नहीं लेके जा रही चीज़ें? मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और बाकी जो कि यानी पंजाब में वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो हैं तो सही लेकिन काबीना नहीं है। वफाक में भी इमरान खान साहब तो है, काबीना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। अजीबो गरीब सी खबरें आ रही हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग मौजूद है, लेकिन अजीबो गरीब सी खबरें आ रही हैं कि शायद कहीं ना कहीं मामला जो हैं वो तय हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मामला तय हो चुके हैं। इमरान खान को शायद कोई रास्ता ना मिले। हालांकि इलेक्शन करने का ऐलान कर दिया और बाकी चीज़ों को भी आगे लेकर चल रहा है। और उसका इरादा क्या है? टीम तो अच्छी रख रही है, लेकिन साथ सिंसियरिटी है या नहीं है, ये मैं बात नहीं बताना चाहता आपको, ना मैं करना चाहता हूँ आपसे। लेकिन मेरे पास कुछ खबर है ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने जा रहा है, इमरान के लिए क्या मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। हालांकि आर्टिकल 69 बहुत वाज़ेह है। सूबाई असेंबली के, नेशनल असेंबली के, कौमी असेंबली के रूल्स भी बहुत वाज़ेह हैं। उसमें कोई इबाहम तो मुझे नज़र नहीं आता है। और आप लोगों को जो सवाल है वो रात में जवाब दे बैठा हूँ। अभी जो बात मैंने आपसे करनी है वो बुनियादी तौर पर बात आपसे करनी है सूबाई असेंबली के इलेक्शंस के हवाले से। पंजाब असेंबली की बात हो रही है। पंजाब इजलास मौखर हो गया और 16 अप्रैल तक ये इजलास मौखर हुआ है। और डिप्टी स्पीकर जो है ना, सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी, अहकामात में कहा है कि रूल्स एंड प्रोसीजर के रूल 25B के तहत हुक्म दिया जाता है कि सूबाई असेंबली के 40वें सेशन का अगला इजलास 6 अप्रैल 2022 की बजाय हफ्ता 16 अप्रैल 2022 को असेंबली चैम्बर में होगा। कहा यह जा रहा है शायद कोई मुरम्मत वगैरह चल रही है, लेकिन अंदर की बात यही है कि जो वोटों की खरीदो फरोख्त चल रही है और जो तरीका वारदात यहाँ पर चल रहा है, नज़र आ रहे हैं। अब तो नाम सारे आ गए। आर्टिकल 63 में भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, पहले वो मैं आपके लिए चला दूँ। इसका इतलाक सूबाई असेंबली के पे भी उसी तरह ही होगा जैसे कौमी असेंबली के ऊपर होता है। और ठीक है ना जी। और इसके लिए जो तरीका कार तय किया जाएगा, जो लाइन ऑफ एक्शन ली जाएगी, और वहीं से आप समझ सकेंगे कि हमने अपना किस तरफ ये चीज़ें जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर, और जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं चौधरी परवेज़ लाई भी वहाँ पर मौजूद थे। और आपने मछली मंडी का बाज़ार देखा, वहाँ पर क्या हालात और वाक़यात जाल रहे हैं। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफेक्शन हो चुका है यहाँ। ये जितने मेंबर्स हैं ना, ये ग़ालिबन 40 के करीब सुन रहे हैं। ये हाल भी आना था। इससे पहले तारीख़ी तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त नहीं थी। यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे लाइसेंस दे दिया है आप, और यहाँ कोई नहीं रोक रहा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पंजाब असेंबली के हवाले से पटिशन मेरी समझ से बालातर है। यानी वहाँ जो मामला चल रहा है उसी तरह चलना चाहिए, लेकिन वहाँ एक अजीब से हालात और वाक़यात हैं, वो भी तकलीफ़ दें हैं सारे मामलात के लिए। मामला पंजाब असेंबली के अंदर है। पंजाब असेंबली हाई कोर्ट यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई ऐसी बात है तो मुतलका हाई कोर्ट से। और वहाँ मैंने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कई वकला जो चढ़ाई की हुई है, हर वक्त कोर्ट के ऊपर खड़े रहते हैं। और मैं दबाव का लफ्ज़ नहीं मैं कह रहा, लेकिन अमूमन होता है कि वहाँ बैठकर कि आप कि सुप्रीम कोर्ट के हालांकि जजेस इस पर कंसेंसस नहीं है कि ये मामला ऐसा है नहीं है कि जो अपने तहीं देखे, जो रूल्स दिए हैं, जो प्रोसीजर दिए हैं,
तो इसका नाजायज़ फ़ायदा कहीं ऐसा तो नहीं उठा रहा कि डिफेक्शन वाले फ़ायदा ले रहे हैं यहाँ पर। ये बहरहाल देखना होगा। अब कल समाअत होनी है, कल यहाँ इजलास मुलतवी हो गया तो ये बात पहले ही फौरी तौर पर सामने आएगी और वहाँ ये शोर डाला जाएगा कि जनाब ये हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करती है आज आप लोग दे सकेंगे। जो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से जो रेलेवेंट पैरा है वो बैकग्राउंड पे चल रहा है, रूल 22 चल रहा है और रूल 23 चल रहा है और रूल 23 के अंदर इजलास बुलाने का तरीक़ाकार है। और मैंने पहले भी कहा था ये मैंडेटरी नहीं है और इसके लिए आइन के आर्टिकल 254 के तहत दिया होता है कि इजलास आप आगे पीछे करना हो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब असम्बली में जो है ना जिन्होंने हंगामा आराई की है वो 18 लोग हैं, उनके मेंबरशिप रुकनीत जो है ना वो मुअत्तल करने पर गौर शुरू हो गया है। उसमें राना मशहूद अहमद, ताहिर खलील सिंधु, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, उज़मा बुखारी, हिना परवेज़ भट्ट, अनीज़ा फ़ातिमा और दीगर मेंबरान जो है ना एक कमेटी तश्कील दी थी कि जो हंगामा आराई के हवाले से मामलात को देखे और उनके हवाले से कार्रवाई करे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप गॉड फादर और सिटीजन माफिया इस हद तक जा गए कि वो हाईजैक कर लिया उन्होंने सारे निज़ाम को, यानी वो ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से इस सारे सिस्टम को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। बातें जो हो रही थी कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, यहाँ तो अब लड़ाई कुछ और चल रही है कि एक दफ़ा हुक्म आ जाएं। अच्छा, वो आने का मकसद मैं फिर आपको वफाकी हुकूमत में बताया था कि 6 काम करने हैं। एक काम तो आते ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वो वहाँ भी और पंजाब के अंदर भी करने हैं, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर जो सीट एंड शॉट है वो पूरे करने हैं। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था नैब ख़त्म करना है या डाइल्यूट करना है। चौथा मैंने बताया था कि ईवीएम या बाकी चीज़ों के हवाले से मामलात को वो देखना है, वो भी आप समझ सकते हैं कि वो काम क्या है। चौथा ये है कि ISI ऐसे इदारों को आकर वज़ारत दाखिला के अंडर करना है। और अगला जो काम है कि केयर टेकर सेटअप जो है जो उनकी मर्ज़ी का है। यहाँ केयर टेकर सेटअप का प्रोसेस तो शुरू हो गया वफाक के अंदर। सूबे में असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो सकती, मैंने पहले भी बताया, बड़े लोगों ने आपने सवाल किया। सूबे में इसलिए असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो सकती कि इस वक्त वहाँ वज़ीर आला टेम्पररी है, क्योंकि इस्तीफ़ा दे बैठे ना उस्मान बुज़दार साहब। जब तक नया वज़ीर आला नहीं आएगा तो वो असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। इस्तीफ़ा देने से पहले असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई तो बात कुछ और थी, अब वहाँ पर असेंबलियाँ डिज़ोल्व नहीं हो सकती हैं। वहाँ भी तरीक़े अदम एतमाद आ चुकी थी तो लेकिन अब चूँकि असेंबलियाँ डिज़ोल्व हो नहीं सकती हैं, गवर्नर भी असेंबली डिज़ोल्व करने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन ये तब की बात है कि जब मेजॉरिटी नहीं होगी। यहाँ दोनों अगर देखा जाए, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चाहे परवेज़ राय के साथ आ गए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमजा के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ लगे हैं, तो इन दोनों ने डिफेक्शन कर दी है। इन दोनों के खिलाफ डिफेक्शन के हवाले से पार्टी लीडर जो है वो बाकायदा शोकास कर सकते हैं, इनकी हियरिंग रख सकते हैं, हियरिंग रख के अपना इनको डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि इन्होंने डिफेक्शन कर लिया। डिफेक्शन फ्लोर क्लास की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अल्टीमेट बात वो है कि उसकी सज़ा जो है डिफेक्शन की ताउम्र होगी या कुछ अरसे के लिए होगी। ये फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा हुआ है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है, वहाँ बैठ के ये डिसाइड होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन लग यही रहा है कि इमरान खान साहब के लिए भी इतने साजगार हालात नहीं हैं, मसाइल चल रहे हैं, इश्यूज़ चल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं पंजाब असम्बली के अंदर। और पंजाब अगर सूबा जिसके साथ है वो फिर हुकूमत भी करता है। पुरानी तारीख अगर आप चल देख लें, अपना पंजाब में नून लीग थी, पीपल्स पार्टी वफाक में थी, क्या क्या हालात रहे। यहाँ पर गवर्नर राज भी लगा। गवर्नर राज के हवाले से भी आप लोग पूछते, एमरजेंसी के हवाले से पूछते, एमरजेंसी ऐसे नहीं लग सकती ना। अभी हालात ऐसे हैं कि आप एमरजेंसी लगाएं भी, आला अदालतों में मामला जाएगा और आला अदालतों से एमरजेंसी को सेटिसाइड कर देंगी। गवर्नर राज यानी पंजाब में जो कुछ हो रहा है, आप गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, गवर्नर राज भी चैलेंज होगा। वो सस्टेन करता या नहीं सस्टेन करता वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ ये लग रहा है कि इतना दबाव आ गया है सिस्टम के ऊपर कि इस सिस्टम को इमरान खान के हाथ से एक दफ़ा निकालना है। यानी वफाक भी निकल जाए, सुबह पंजाब भी निकल जाए तो खैबर पख्तूनख्वा कोई मुश्किल काम नहीं होगा उनके हाथ से निकालने के लिए। टाइमिंग ऐसी आ गई है, बजट भी करीब है और अगर हम इंतखाबात की तरफ गए तो पाकिस्तान तहरीक इंतखाब अच्छे वोटों से ये इलेक्शन जीतनेगा, मैं समझता हूँ वो जीत जाएगी। आर्टिकल 63 के अंदर लिखा है गैप लगे हुए हैं कि आपने कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल के दरमियान आपने डिफेक्शन नहीं करनी है। अब आर्टिकल 95 को रूल्स देखिएगा, 36, 37 एंड 36 कोई पढ़ना नहीं चाहता इस बात को। और साथ आपको ये समझना पड़ेगा
जैसे आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है कि सदर असेंबलियां डिसॉल्व कर सकता है, तो सदर जब दिल चाहे असेंबलियां डिसॉल्व कर ले। नहीं, 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई, मोहतरमा बेनजीर की और नवाज शरीफ की वो चैलेंज हुई, नवाज शरीफ की असेंबली बहाल की और वो कहा कि आपके पास रीजन ही कोई नहीं है, जस्टिफिकेशन ही आपके पास कोई नहीं है और पैरामीटर के अगर डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रही है, देयर शुड बी जस्टिफाइबल रीजंस, ताकि आपके पास वजूहत होनी चाहिए। अब मैं लेके आऊंगा आपको आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 ये कहता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करती है या डिफेंस के अगेंस्ट या कोई फॉरेन फंडिंग लेके अपने मुल्क पे अनारकी फैलाने की कोशिश करती है, तो उस पार्टी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अब जरा ये कौन डिस्क्वालीफाई करेगा? सर सुनिएगा, मैं पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी देर छोड़ दूं, जरा मैं आप पॉइंट क्या बनाने लगा हूं। 36, 37, 30 इनके अंदर जब मोशन आएगी, मोशन जब आएगी, मोशन को लीव देना है। अब ये आपके रूल्स में लिखा हुआ है लीव देना है। अब अगर वो लीव ना दे, इसका मतलब है स्पीकर का इख्तियार मौजूद है। जो कह रहे हैं ना कि स्पीकर पोस्ट ऑफिस है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज कोर्ट के अंदर भी ये बहस हुआ, लीव देना है। अच्छा, लीव के बाद आगे लिखा हुआ डिस्कशन भी करनी है। अब डिस्कशन किस चीज की करनी है? डिस्कशन इस चीज की करनी है कि कॉन्फिडेंस का वोट है, मेरे अच्छे कपड़े नहीं है, मैंने फंड नहीं दिए, मुझे उठा के आप वज़ीर आज़म के खिलाफ कॉन्फिडेंस वोट ले आएंगे। नहीं, आपको जस्टिफाई करना रीजनिंग क्या है। वो जब रीजनिंग देंगे आप वहां पर असेंबली के अंदर डिस्कशन होगी, डिस्कशन में आपको डिबेट शुरू कर दें। सर कोर्ट के अंदर यही बात आई, 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है। इन्होंने साथ ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इजलास जब हो रहा हो तब देनी होती है, पहले नहीं देनी होती। इन्होंने 14 दिन का बहाना बनाने की कोशिश किया। टेक्निकली भी ये गलत है, टेक्निकल भी ये गलत है। आज कोर्ट के अंदर ये भी सवाल आया। और दूसरी बात है ना कि 31 तारीख को आज बकायदा कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट आए हैं। 31 तारीख को डिस्कशन के लिए रखा हुआ है कि आप डिस्कशन के लिए आप नहीं, मिसाल के तौर पर कहते हैं मुझे डिस्कशन की इजाजत नहीं दी है, भैया आप बैठ के पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाते कि हमें डिस्कशन की बात नहीं की। आप तहरीरी आर्गूमेंट दे सकते थे कि जनाब ये तहरीरी वो वजूहत है कि जिसकी वजह से आज कोर्ट के अंदर इनके वकला के पास कोई आर्गूमेंट नहीं था। ये मानना पड़ेगा आपको। मैं खुद कोर्ट के अंदर मौजूद था। अदालत के ये चलें, ठीक है, ठीक है जी, खत्म करने लगा प्लीज। जो हम समझ बैठी है ना कि बिल्कुल स्पीकर आना है, वोट डालना है, निकाल देना, ये बिल्कुल मंशा नहीं है। स्पीकर का इख्तियार मौजूद है और आर्टिकल 69 के अंदर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग या किसी जगह चैलेंज नहीं। मेरा अपना केस है मोहम्मद अजहर सिद्दीक का, यूसुफ ज़ा गिलानी का, वो और बात है। वो बात है डिस्क्वालिफिकेशन करवाने वाले से। आप तौहीन अदालत में सजा हुई यूसुफ ज़ा गिलानी को, वो स्पीकर ने कहना है कि उसको डिस्क्वालीफाई करना नहीं किया था, वो मैंने लिखा। और अब पीपल्स पार्टी चलें, फिर इस स्पीकर जो है वो फिर एक डिक्टेटर हो गया ना, सिविल डिक्टेटर हो गया, फिर वो जो मर्जी है फिर करता फिरे। होनी चाहिए। देखिए जी, बड़ा प्रोलॉन्ग का तो इशू है ही नहीं यहाँ पर। बड़ी सी बात है, हम समझी बैठे ये फैसला कानूनी नहीं है, कल्याण कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने डिसाइड करना है और कोर्ट ने डिसाइड करना है। और दूसरी बात है बड़ा, मैं तो मेरी हैरान, हम क्राइस, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन क्राइस है? ये सारे चाहते थे कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन की तरफ बात है, ये जा रहे थे, इनका एजेंडा ये था। नहीं, मुझे काइंडली ये अजहर साहब बताइएगा कि क्या प्रेसिडेंट जब एक असेंबलियां आपने तोड़ दी, फिर आप एक फॉर्मर अपोजिशन लीडर को, ये प्रोसेस तो तब होता है जब अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वहां पे वो कंसल्टेशन करते हैं, अदरवाइज इट गोज टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, अदरवाइज देन फाइनली इट गोज टू द ईसीपी एंड देन द ईसीपी हैज टू डिसाइड। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो तो उल्टा चल रहा है इस वक्त। नहीं, आर्टिकल 224 अगर पढ़ लिया है, 224 में अगर असेंबली है या नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि अपोजिशन लीडर वही है, लीडर ऑफ द हाउस, जो कि वजीर आजम मौजूद है, उनकी कंसल्टेशन के साथ होना है। नाम आने हैं, नाम में कंसेंसस नहीं होगा, फिर ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन के पास जान देखा ना, ये प्रोसेस दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो इसमें कोई कैविएट है या कोई इशू है। 18वीं तरमीम के जरिए चीजें सारी लेट डाउन हो चुकी हैं, क्लैरिटी के साथ आ चुकी हैं इसमें। यानी हम देखें ना, अजहर साहब मुझे ये बताएं कि अगर वजीर आजम पार्लियामेंट में आ जाते और ये वोट हो जाता तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाना था? नहीं सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और ये टारगेटेड है, एक एजेंडा है, फॉरेन फंडिंग का पैसे है, करोड़ों रुपए। एक बंदा यहाँ 50,000 रुपया लगाए और असेंबली में से निकाल के तो क्या अजहर साहब प्राइम मिनिस्टर को जब ये आए थी सारी चीजें, तो उन्हें कोई कमीशन नहीं बनाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल का या हाईएस्ट लेवल के ऊपर, जिसमें तमाम स्टेट की एजेंसीज के लोग शामिल होते और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई। तो फिर वजीर आजम ने क्यों ऐसा नहीं किया? सर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पे एतराजात, इस पे ऑब्जेक्शन लगाए। उन्होंने कहा कि ये स्पीकर आर्टिकल 69 के तहत ये कॉन्फिडेंशियल, ये सारी प्रोसीडिंग चैलेंज है। उन्होंने वही साहब देखें, मेमो गेट का स्कैंडल अगर आपको याद हो, हुसैन हक्कानी का, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को टेकअप किया
3 चीफ जस्टिस के बकायदा वो बना, और इस मेमो स्कैंडल के बाद अब ये लेटर गेट स्कैंडल में भी हुसैन हक्कानी है। जब ये आया, और चूंकि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट बाहर शेयर नहीं किया जा सकता। नेशनल सिक्योरिटी पूरी दुनिया को तो पता चल गया है अजहर साहब, कौन सा हर चीज जो है लोगों को, नाम तक वजीर आजम साहब ने स्पीच में कहते वो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, बस अमेरिका का नाम ले लिया। अब ये तेरा सर्टेन रिक्वायरमेंट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आप ऑर्डर पढ़ लें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोका, ये चीजें सामने नहीं देखी, ऑर्डर वो वहां पर वो बड़ा क्लैरिटी के साथ ऑर्डर है। आज कोर्ट के सामने ये बात वादे तौर पर आई कि पार्लियामेंट कमेटी में जब ये मामला करने को कहा तो अपोजिशन क्यों नहीं गई वहां पर, ये सवाल उठाया अदालत ने पूछा कि वो वजाहत करे, किसी के पास जवाब नहीं था कि क्यों नहीं गए वहां जाकर बताते। तो ये जस्टिसाइबल रीजन है, इसको अपना आर्टिकल 5 को सामने रख के लॉयल्टी टू स्टेट स्पीकर ने अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ऑर्डर पास किया तो अदालत को सेटिस्फाई करेगा कि क्या रीजन है इसमें, इलीगैलिटी क्या है, मेलाफिडी है तो मेलाफिडी है। तो आप समझते हैं कि इस पे एक मतलब कोर्ट की कोई कमीशन जो है वो बनना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, डॉक्टर असद मजीद को बुलाना चाहिए, तमाम फॉरेन ऑफिस के जो ऑफिशियल्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन सेक्रेटरी को, इनको बुला के इसको इन्वेस्टिगेट, अगर ये तो मामला ऐसा है तो ये तो बहुत खतरनाक है। कल तो कोई भी मुल्क जो है वो आपको कहेगा जी मुल्क के अंदर रजीम आप चेंज करें, जिस तरह से भी है। सर देखिए ना, यही तो तकरीर की ये रीजन दे नहीं, तकरीर करना तो हो रहा है ना जी, ये तो तकरीर करने से तो नहीं होता ना मामला। उन्होंने तो प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर तो हाउस का जो मतलब सपोर्ट थी वो उनसे चली गई थी ना। और जिन देखे ना जिन लोगों का वो नाम ले रहे थे वो लोग तो बाहर बैठे हुए थे, लॉबीज के अंदर तो वो थे भी नहीं, उनके अपने लोगों की वो कहते हैं ना कि पैसा खाया है इन्होंने। वही साहब यही मिनिस्टर लॉ ने स्पीकर के सामने रखा, स्पीकर का ऑर्डर देख लें, स्पीकर ने इस चीज को तभी तो कहा कि ये कंस्पिरेसी है, प्राइमा फेसी ये कंस्पिरेसी है, मैं इसको लीव नहीं देता, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। ये ऑर्डर पढ़ लें, 3 सफ़ा का ऑर्डर है और एक एक चीज डिस्कस किया, पार्लियामेंट कमेटी का डिस्कस किया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का डिस्कस किया, वो बड़ा वेल रीजन्ड ऑर्डर है और उन्होंने सारे हालात को देखे दिया कि ऐसे इजाजत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो इलामी के हवाले से बैरूनी एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। ये मैं 17 फरवरी का लेटर का जो कह रहा है ना एविडेंस नहीं, मेरे पास काफी एविडेंस मौजूद है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि ये 7 तारीख को जब ये सारा मामला आ गया, ये कॉन्फिडेंशियल है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है। 8 तारीख को फिर ये आप जरा सोचिएगा, ये 8 तारीख को ही क्यों आ गई? 8 तारीख को इसलिए आ गई, ये अपना बोर्ड ऑफ नो कॉन्फिडेंस की चीजें लीक हो चुकी थी। जब वो चीजें लीक होगी, उन्होंने कहा लेट होगा तो मसला बनेगा। अब और ये सारी जो क्या मामला था कि कोर्ट के सामने भी बात आई, जब चीजें लीक हो गई थी तो फिर स्पीकर कौमी असेंबली ने एक्सेप्ट क्यों किया, लीड क्यों दी तहरीक को? उस वजह बता दूं कि स्पीकर कौमी असेंबली के पास सामने उस वक्त चीजें नहीं थी। यहाँ पर सारी चीजें तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद में आया है, पहले नहीं आया, ये बाद में चीजें आई हैं। और जब वो चीजें रिकॉर्ड पर आ गई हैं, जब और आपका ख्याल है कि स्पीकर कौमी असेंबली आइन को तोड़ेगा, आइन को साइड पर रखेगा? कुछ कानूनी माहिर तो यही कहते हैं कि रायशुमारी करवानी थी, अगर रायशुमारी नहीं की गई है क्योंकि एक्सेप्ट हो गई थी, लीड हो गई थी, तो ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी होती है और कानून को तोड़ा गया है। नहीं समझिएगा इसको। अब मुझे 2-3 मिनट देना ताकि पॉइंट बिल्ड करके आपको समझा सकूं। आपको पता है आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत असेंबलियां डिसॉल्व करने का सदर को इख्तियार था। क्या सदर को पसंद था असेंबली डिसॉल्व करने का? 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई। नवाज शरीफ के केस में ऐसे नहीं डिसॉल्व करनी, इसे स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी है, वजूहत बतानी पड़ेगी। आर्टिकल 95 को जब आप रूल्स के साथ मिलाकर पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। आर्टिकल 95 कहता है नो कॉन्फिडेंस लानी है, बिल्कुल आनी है, कोई शक नहीं। लेकिन 63 कहता है डिफेक्शन नहीं होनी, आपने पार्टी के अदम एतमाद में साथ नहीं देना। 17 आर्टिकल कहता है कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान के मफादत के कौमी सलामती के खिलाफ काम नहीं कर सकती। फिर यही कहा गया कि फौरन पैसा लेके आप गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें, ये आर्टिकल 17 है। और ये लंबा प्रोसीजर है, ये लंबा प्रोसीजर है। तो जो हुक्मरान होगा, तो ये अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर को गिराने के हवाले से फिर आर्टिकल 17 के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बताता है रीजनिंग। अब आ जाए रूल 36, 37 और 38 में। पहली बात है कि जो इन्होंने जो ना 14 दिन का जो इजलास बुलाया था, साथ ही नो कॉन्फिडेंस दे दी। नो कॉन्फिडेंस तब दी जाती है जब असेंबली इन सेशन हो। तो पहली तो बात है कि ये गलत था कि इजलास पहले बुलाते, इन्होंने इसलिए इजलास और दोनों इकट्ठी दे दी कि इनकी कंस्पिरेसी लीक हो चुकी थी। अब ये दे दिया उन्होंने, स्पीकर के पास इख्तियार है। आज अदालत में भी ये बात आई कि लीव देनी है। लीव का मतलब है कोई इजाजत देगा या नहीं देगा, साथ आगे डिस्कशन भी होनी है। अगर ये खाली वोटिंग करनी है तो रूल्स में ये क्यों लिखा गया? रूल्स में इसलिए लिखा गया, वो ये कह रहे थे कि कुछ प्रेसिडेंट सेट हैं जिसके अंदर स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड किया गया है, ऐसा कुछ है?
मैं बता देता हूँ, वो मेरा ही केस है, यूसुफ रजा गिलानी का केस है। वो और केस है, वो क्या केस है? यूसुफ गिलानी ने तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत के बाद जब आप बतौर पार्लियामेंटेरियन हो, वो ऐसा काम कर दे जो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेकर आ जाए, तो स्पीकर को इख्तियार दिया गया है। जरा समझिएगा इसको। अब मुझे 2-3 मिनट देना ताकि पॉइंट बिल्ड करके आपको समझा सकूं। आपको पता है आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत असेंबलियां डिसॉल्व करने का सदर को इख्तियार था। क्या सदर को पसंद असेंबली डिसॉल्व करने का? 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई। नवाज शरीफ के केस में ऐसे नहीं डिसॉल्व करनी, इसे स्ट्रक्चर डिस्कशन करनी है, वजूहत बतानी पड़ेगी। आर्टिकल 95 को जब आप रूल्स के साथ मिलाकर पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। आर्टिकल 95 कहता है नो कॉन्फिडेंस लानी है, बिल्कुल आनी है, कोई शक नहीं। लेकिन 63 कहता है डिफेक्शन नहीं होनी, आपने पार्टी के अदम एतमाद में साथ नहीं देना। 17 आर्टिकल कहता है कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान के मफादत के कौमी सलामती के खिलाफ काम नहीं कर सकती। फिर यही कहा गया कि फौरन पैसा लेके आप गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दे, ये आर्टिकल 17 है। और ये लंबा प्रोसीजर है, ये लंबा प्रोसीजर है। तो जो हुक्मरान होगा, तो ये अपना प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर को गिराने के हवाले से फिर आर्टिकल 17 के साथ जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये बताता है रीजनिंग। अब आ जाए रूल 36, 37 और 38 में। पहली बात है कि जो इन्होंने 14 दिन का जो इजलास बुलाया था, साथ ही नो कॉन्फिडेंस दे दी। नो कॉन्फिडेंस तब दी जाती है जब असेंबली इन सेशन हो। तो पहली तो बात है कि ये गलत था कि इजलास पहले बुलाते। इन्होंने इसलिए इजलास और दोनों इकट्ठी दे दी कि इनकी कंस्पिरेसी लीक हो चुकी थी। अब ये दे दिया उन्होंने, स्पीकर के पास इख्तियार है। आज अदालत में भी ये बात आई कि लीव देनी है। लीव का मतलब है कोई इजाजत देगा या नहीं देगा। साथ आगे डिस्कशन भी होनी है। अगर ये खाली वोटिंग करनी है तो रूल्स में ये क्यों लिखा गया? रूल्स में इसलिए लिखा गया, वो ये कह रहे थे कि कुछ प्रेसिडेंट सेट हैं जिसके अंदर स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड किया गया है, ऐसा कुछ है? मैं बता देता हूँ, वो मेरा ही केस है, यूसुफ रजा गिलानी का केस है। वो और केस है, वो क्या केस है? यूसुफ गिलानी ने तौहीन अदालत की। तौहीन अदालत के बाद जब आप बतौर पार्लियामेंटेरियन हो, वो ऐसा काम कर दे जो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ लेकर आ जाए, तो स्पीकर को इख्तियार दिया गया है। मैंने रेफरेंस फाइल किया स्पीकर के पास, स्पीकर ने उस रेफरेंस को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। और हालांकि उसको ये डिस्क्वालीफाई करना था और ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये स्टैंस लिया कि आप स्पीकर के मामला को आर्टिकल 69 को सामने रखकर नहीं चैलेंज कर सकते। ये उनकी बात कर रहा हूँ। उस वक्त स्टैंड लिया उन्होंने, आज स्टैंड उनका बदल गया है। ये आर्टिकल 16, ये वो वाली प्रोसीडिंग जो है ना, वो पार्लियामान की नहीं प्रोसीडिंग है, वो स्पीकर का एक इनफरादी इख्तियार है। ये वाली जो प्रोसीडिंग है ये स्पीकर की, ये पार्लियामानी प्रोसीडिंग है, ये पार्लियामेंट के अंदर की प्रोसीडिंग है। और जो कोई स्याह करेगा, सफायत करे, वो जो उसने कर दिया है और जो इख्तियारात नहीं है उसके सामने, यानी मिसाल के तौर अपोजिशन तो रख नहीं सकी, वजूहात रख नहीं सकी, ये करती डिस्कशन नहीं की, गवर्नमेंट ने वजूहात रख दी। गवर्नमेंट ने वजूहात सामने रख दी कि ये वो रीजन है, पैसा बाहर से आके ये गिराने की कोशिश की जा रही है। और रूलिंग में लिखा हुआ है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, कंसर्न सामने आए, पार्लियामानी कमेटी ने बुलाया गया इनको, अपोजिशन क्यों नहीं की? चीफ साहब ने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं की, क्यों बाइकआउट किया? उस सेशन का जाके बताते वहाँ कि ऐसे हालात और वाकयात हैं। अब इन चीजों को सामने रखकर देखे, स्पीकर का इख्तियार मौजूद था, स्पीकर ने इख्तियार बिल्कुल ठीक है। मुझे आज़ाद साहब, अच्छा अपना सभी सब एक तो बात बता दूं, मैंने जो पिटीशन दायर की थी उसमें मैंने ये सारी एविडेंस लगाई हैं। ये मुलाकातों की डिटेल भी मैंने लगाई है। शहबाज शरीफ ने जो टीवी पे आगे का बैकग्राउंड चूजर वो भी लगाया, ख्वाजा आसफ भी लगाया, ये कॉलम भी लगाए, मेरे पास सफिशिएंट मौजूद है। और स्पीकर ने जब ये रूलिंग पास की, ये मैंने जो पिटीशन है ना, ये पिटीशन सारी उनके सामने मौजूद थी। अब आते हैं इनके आर्टिकल 224(a) के तहत। ये अब सिर्फ रूलिंग तक ही रहेगी। रूलिंग के बाद 4 एक्शन हो चुकी है। रूलिंग एक अलग एक्शन है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा अपनी आर्टिकल असेंबली डिसॉल्व कर दी है। गवर्नमेंट, फिर प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट हो गई, वजीर आजम भी चले गए और लेटर भी लिख दिया। लेकिन अजहर साहब, चीफ जस्टिस साहब ने, अदालत ने ये लिखा है कि ये सारे जो फैसले बाद के सदर साहब के हैं वो मशरूत हैं इस फैसले से। तो भले 8 भी हो गई हो फैसले, तो वो क्या है उससे? वो फैसला किसी ने पढ़ा नहीं है, जरा फैसला वो ध्यान से पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी भी ऑर्डर नहीं पास कर सकती है कि जिससे सारा निजाम रुक जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और सुप्रीम कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को साइड पे नहीं रख सकती। जो कि 3 एक्शन हो चुके थे, प्राइम मिनिस्टर डी-नोटिफाई भी हो गया। तो आइन के आर्टिकल 224(a) के साथ पढ़ के अगर आप देखें साथ, और 94 को अगर साथ सामने रखकर देखें, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये सारा प्रोसेस करना, उसकी पाबंदी है उसके ऊपर कि उसने बाकायदा प्रेसिडेंट ने लिखना है, प्रेसिडेंट ने नाम लिख दिए, 3 नाम का मांग लिए, 3 प्राइम मिनिस्टर से मांग लिए, 3 अपना अपोजिशन लीडर से मांग लिए। और ये सारे टाइम बाउंड एक्सरसाइज है। अब अगर मिसाल के तौर पर वो नाम नहीं देते तो ये जो नाम के हैं, ये सारे नाम चले जाएंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। अब इलेक्शन कमीशन इसमें से देखेगा, चूज करेगा कौन सी बात है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन रुक नहीं सकती, ये कोई
आइन तोड़ दिया। आइन तोड़ना क्या होता है, ये जरा समझने की जरूरत। आइन तोड़ना क्या होता है? आइन तोड़ना आर्टिकल 6 पढ़ा ही नहीं किसी ने कि भाई एब्रोगेट करना, सबवर्ट करना। कोई डिक्टेटर आके करता है, अपना प्लस माइनस लिखता है, कोई ऐड करता है, वो है। ये आइन तोड़ना कोई नहीं होता कि जैसे ये कहते हैं कि जनाब अपना जो स्पीकर ने जो रूलिंग दे दी आइन तोड़ दिया। कहाँ आइन तोड़ दिया? उसने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, हो सकता है इख्तियारात गलत इस्तेमाल किया, अदालतें देखने के लिए बैठी हैं। यहाँ पर जो देखना है कि आइन जो आर्टिकल 6 मजाक शुरू किया हुआ ना, आज कोर्ट में जब ये बात हुई उन्होंने कहा जनाब ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने फतवा। मैंने कहा जी मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान साहब के बारे में जो कहा वो क्या, इनके पास तो जवाब ही नहीं था। ये दोहरी चालें चलने की कोशिश करते हैं। लॉ है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। राजा आमिर अब्बास, अब आप कमरा अदालत में मौजूद थे, मुझे ये बताइए। अच्छा जी, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म को आने से पहले इनका ब्रेन टेस्ट कराया जाए, इनको अदब अदाब आने चाहिए। आप और ट्रेनिंग, आप और गुस्सा इंसोमिया के मरीज भी हैं बेचारे, ऐसा एंग्जाइटी और इंसोमिया है, पूरी पूरी रात नहीं सोते। जी जी अजहर साहब, देखिए ऐसे लोगों को अगर लाके बिठा देंगे ये तो सत्यानाश कर देंगे आपके निजाम का। हमें वो चाहिए जो पब्लिक की खिदमत करने वाला हो। नहीं इनको पता तो खैरुन्नास में यनफउन्नास पढ़ें। आका दो जहाँ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ट्रेनिंग दी है वो ट्रेनिंग समझ लें। मैंने तो कोई सी ट्रेनिंग नहीं देखी। और तुफ ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों को हमारे ऊपर बिठाने की कोशिश की जिन्होंने पूरी उम्र लूटा है। आप तो बहुत गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अजहर साहब, ऐसा मत करें। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी तजिया में। अल्लाह ने के बाद इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।